हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज करेंगे डेली। यानी कि डेली हम एक चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे जिसमें 10 से 20 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, 10 भी हो सकते हैं, 15, 20 कितने भी हो सकते हैं, जिसमें हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। 3 दिन हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक के चैप्टर की और 3 दिन करेंगे इंडियन इकोनॉमिक के। यानी कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को करेंगे एक इंडियन इकोनॉमिक का चैप्टर। वीडियो को एंड तक देखना, इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आप कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि डेली एमसीक्यूज की वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 से, क्योंकि ये मैंने अभी भी पढ़ाया है। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है जो मैंने अभी भी पढ़ाया है। इसके नोट्स भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नोट्स का लिंक दे रखा है। तो आज हम इसी के एमसीक्यूज से स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज में हम फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स को भी साथ के साथ कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहला जो है हमारा क्वेश्चन वो ये है, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल शोज द रिलेशनशिप बिटवीन। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल किसके बीच में रिलेशनशिप शो करता है? पहले हमें ऑप्शंस पढ़ने हैं। एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम। ठीक है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड किस किस के रिलेशनशिप शो करता है? इनकम और एग्रीगेट डिमांड की, यानी कि हम कितनी डिमांड करते हैं लेवल ऑफ इनकम पे। तो ये हमारा आंसर करेक्ट है, लेकिन हम सारे ऑप्शंस को भी पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ने ज़रूरी है क्योंकि हमें पता होनी चाहिए बाकी सारे ऑप्शन गलत है। दूसरा है कंजप्शन एंड सेविंग, ये नहीं हो सकता। एग्रीगेट डिमांड कंजप्शन और सेविंग के बीच में रिलेशनशिप नहीं बताता है। AD&AS ये भी रॉन्ग है। ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर कौन सा हो गया इसका? एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्रीगेट डिमांड इज। फर्स्ट ऑप्शन है पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम। तो एग्रीगेट डिमांड होता है, क्या वो इनकम से पॉजिटिव रिलेट करता है? येस, इट इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड, क्योंकि जब इनकम इंक्रीज होती है तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन फिर भी हमें सारे ऑप्शंस को एक बार रीड करना है क्विकली, ताकि हम श्योर हो जाए कि हमारा जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है, वो गलत नहीं है। नेगेटिव रिलेटेड टू इनकम, दिस इज रॉन्ग। नॉट रिलेटेड टू इनकम, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑलवेज इक्वल टू इनकम, ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो गया? पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजप्शन डिपेंड्स ऑन। कंजप्शन किस पर डिपेंड करता है? इनकम। यस, कंजप्शन इनकम पे डिपेंड करता है। सेकंड है सेविंग, क्या कंजप्शन सेविंग पर डिपेंड करता है? नहीं करता है। एग्रीगेट डिमांड, नो, एग्रीगेट डिमांड पे भी नहीं करता है। बोथ एंड भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर इज इनकम। कंजप्शन किस पर डिपेंड करता है? इनकम पे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी APC व्हेन APS इज इक्वल्स टू 0। APS हमें कितना दे रखा है? 0। हमने एक रिलेशनशिप पढ़ी थी जिसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, APC प्लस APS इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो APS हमें 0 दे रखा है, तो APC प्लस 0 इक्वल्स टू 1। तो APC कितना आ गया यहाँ पे? 1 माइनस 0, 1। आंसर कितना आ गया? 1। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इनकम इज 400 करोड़ एंड C मतलब कंजप्शन इज 250 करोड़। इनकम हमें 400 करोड़ दे रखी है, C हमें 250 दे रखा है। व्हाट विल बी APC? APC निकालना है। APC क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ कंजप्शन टू द इनकम, यानी कि APC इज इक्वल्स टू C बाय Y। ये फॉर्मूला होता है APC का। C कितना दे रखा है यहाँ पे? 250 एंड Y कितना दे रखा है? 400। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40। डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? डिवाइड भी करना पड़ेगा। 8 6 ज़ा 48। ठीक है, 20, 8 2 ज़ा 16, नीचे क्या बचेगा? 4, 0 8 5 ज़ा 40। तो कितना आया? 0.625 आ रहा है। तो वो किसके नियरेस्ट आएगा? 0.625 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर आएगा 0.63। अगर अभी तक इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, नहीं समझ आया, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना और इन क्वेश्चन के PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ ट्रू। हमें बताना कौन सा ट्रू है। आप इन क्वेश्चन के आंसर खुद भी कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप पहले आंसर देख सकते हो, उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर राइट है रॉन्ग है। ठीक है, तो हमें पढ़ना है फर्स्ट, MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 0। क्या MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 0 होता है? नहीं होता। ये रिलेशनशिप हमने पढ़ रखी है। MPC प्लस MPS क्या होता है? इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो कौन सा ऑप्शन है? ये कौन सा दे रखा है? लेस देन 1, दिस इज रॉन्ग। इज इक्वल्स टू 1,
दैट मीन्स दिस इज राइट। MPS प्लस MPS इज ग्रेटर देन 1, ये भी गलत है। तो MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1। और दूसरी रिलेशनशिप कौन सी होती है? APC प्लस APS इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्वेश्चन उससे भी पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश रेफर्स टू द डिजायर्ड और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये फिलअप है, फिलअप से भी पूछ सकते हैं ना 1 मार्क्स से क्वेश्चन। रेफर्स टू डिजायर्ड और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। हमें बताना है प्लान इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हैं इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम पे, तो उसको क्या बोल। जब हम इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं उसके लिए एक टर्म होती है, वो कौन सी टर्म होती है? वो होती है एक्सेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक्सेंट इन्वेस्टमेंट। ये सारी टर्म्स, एक्सेंट इन्वेस्टमेंट, एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट, एक्सेंट सेविंग, ये सारी टर्म्स मैंने समझा रखी हैं। आप उस वीडियो को जाके देखना, आपको सारी टर्म्स अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो एक्सेंट इन्वेस्टमेंट और एक्सेंट सेविंग में क्या होता है? जिसमें हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ दीज कैन बी नेगेटिव। इन सब में से कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो कि नेगेटिव हो सकती हैं? फर्स्ट है APC, मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या कंजप्शन कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। कंजप्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, किसी भी केस में कंजप्शन नेगेटिव नहीं होता है। APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, क्या सेविंग नेगेटिव होती है? हाँ बिल्कुल होती है। जब हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन होता है, यानी कि जब हम जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंज्यूम करते हैं वो सेविंग से करते हैं, तो हमारी सेविंग क्या होती है? नेगेटिव में होती है। तो APS क्या होता है? नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या होगा? APS। लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी एक बार पढ़ेंगे। MPC कभी नेगेटिव नहीं होता है, MPS भी कभी नेगेटिव नहीं होता। जो MPC और MPS होते हैं ना, इनकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है। ठीक है, दोनों की वैल्यू हमेशा या तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, इनके बीच में हो सकती है। कभी 0 से कम नहीं हो सकती और कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन पीछे रह गई थी, इसलिए इसकी एक्सप्लेनेशन हम अब करेंगे। द वैल्यू ऑफ MPC, जो MPC होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, 0 ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, 0 से ज़्यादा बट लेस देन 1 होती है, या फिर 2 होती है। जो MPC होता है ना, उसकी वैल्यू हमेशा 0 से और 1 के बीच में रहती है, ना तो 0 से कम होएगी और ना ही 1 से ज़्यादा। 0 हो सकती है 0 और 1 के बीच में, और 1 से कम होएगी। तो ऐसे ही MPS जो होता है उसकी वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमसे पूछा गया है डोमेस्टिक इकोनॉमी इंक्लूड्स। डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर क्या क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है हाउस होल्ड सेक्टर, बिल्कुल होता है। सेकेंड है प्रोडक्शन सेक्टर, यस, डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन सेक्टर भी होता है। थर्ड है गवर्नमेंट सेक्टर, यस, इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो आंसर कौन सा आ गया? ऑल ऑफ दीज। जो डोमेस्टिक इकोनॉमी होती है ना, उसके अंदर तीनों सेक्टर्स आते हैं, हाउस होल्ड, प्रोडक्शन और गवर्नमेंट। जो हमारा फॉरेन सेक्टर होता है वो डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर नहीं आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डैश फिल इन द ब्लैंक सही है, रेफर्स टू मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। जो मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन होता है हमारा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन, AUTONOMOUS, ऑटोनोमस कंजप्शन। जो कंजप्शन हम 0 लेवल ऑफ इनकम पे करते हैं उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट को कि ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, एग्रीगेट डिमांड कर्व इंडिकेट्स एक्सपोज्ड डिमांड इन द इकोनॉमी। तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए एक्सपोज्ड डिमांड का मीनिंग क्या होता है। तो ये ध्यान रखना है, एक्सपोज्ड मतलब होता है एक्चुअल। ठीक है, एक्चुअल में कितनी डिमांड हुई है उसको बोलते हैं एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड डिमांड हो, एक्सपोज्ड सेविंग हो, एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट हो, उसमें एक्चुअल सेविंग, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आती है। तो एक्सपोज्ड डिमांड का मतलब एक्चुअल डिमांड कितनी है, और जो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो क्या बताता है? वो बताता है प्लान्ड डिमांड, कि जो हमारी इकोनॉमी के चारों सेक्टर्स है ना, वो कितनी डिमांड करने वाले हैं उसको बताता है। तो एग्रीगेट डिमांड का बताता है प्लान्ड को, ठीक है, और ये बताता है एक्चुअल को। तो ये
स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ये गलत है। एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल को नहीं बताता है, प्लान को बताता है। नेक्स्ट है मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम इन द इकॉनमी। जो मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इकॉनमी के अंदर जितना भी होता है वो इंडिपेंडेंट होता है इनकम से, यानी कि वो इनकम पे डिपेंड नहीं करता है। तो जो मिनिमम लेवल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा, उसे बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। और ऑटोनोमस कंजप्शन कब करते हैं, जब इनकम क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो मतलब मिनिमम लेवल डिपेंड नहीं होता है लेवल ऑफ इनकम पे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। समझ आ गया? अगर कोई डाउट है तो बताना कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रोपेंसिटी टू सेव इज द। प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होती है, एडिशनल इनकम। फर्स्ट ऑप्शन है एडिशनल इनकम दैट इज नॉट बीइंग सेव्ड। जो हमारी एडिशनल इनकम है उस, ठीक है, उस जिसको सेव नहीं किया गया है वो। पहले सारे ऑप्शन को पढ़ते हैं। रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम, प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होती है, S/Y, रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी पार्टी होना चाहिए। ठीक है, अब पढ़ते सी वाला, लेवल ऑफ सेविंग एट विच सेविंग एंड कंजप्शन आर इक्वल। यानी कि वो लेवल जहाँ पे सेविंग और कंजप्शन एक दूसरे के इक्वल होते हैं, क्या उसको प्रोपेंसिटी टू सेव बोलते हैं? नहीं, हमने ऐसा नहीं पढ़ा है। रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू द चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग यानी कि डेल्टा S अपॉन में डेल्टा Y, ये भी रॉन्ग है। तो उस राइट आंसर कौन सा हो गया, बी पार्ट। ठीक है, प्रोपेंसिटी टू सेव किसको बोलते हैं, रेशियो ऑफ सेविंग टू द इनकम। और इसको क्या बोल सकते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव भी बोलते हैं। और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y को क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू द चेंज इन इनकम को क्या बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर ज़रूर करना, हाँ प्लीज़ इसका आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 15 इन द कंजप्शन फंक्शन। अब हमें एक कंजप्शन फंक्शन गिवन दे रखा है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ ऑटोनोमस सेविंग हमें बतानी है। तो सबसे पहले ये हमें कंजप्शन फंक्शन दे रखा है। कंजप्शन फंक्शन कैसे लिखते हैं, C बार प्लस BY, इसे लीनियर कंजप्शन फंक्शन बोलते हैं। तो इसको हम इसी फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पे 300 प्लस 0.8y। तो C बार कितना हो गया 300, B क्या होता है MPC यानी कि 0.8। और जितना हमने ऑटोनोमस कंजप्शन किया होता है, कहाँ से किया होता है, सेविंग से, तो वही क्या होती है हमारी ऑटोनोमस सेविंग। उसके आगे हम नेगेटिव का साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो हमारी सेविंग हो रही होती है वो कम हो रही होती है, नेगेटिव में जा रही होती है। तो C बार कितना है 300, माइनस 300 क्या आ गई हमारी ऑटोनोमस सेविंग। कहाँ है यहाँ पे -300, ये 300 है, ये रहा हमारा -300। इसका आंसर कितना हो जाएगा -300। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द सेविंग लाइन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एंड इनकम इज 0। जब हमें सेविंग लाइन, सेविंग का ग्राफ कैसे होता है, ऐसा होता है ना, ठीक है। तो सेविंग लाइन एक्स एक्सिस को क्रॉस करें, इनकम हमें 0 दे रखी है, हमें बताना है ऑटोनोमस कंजप्शन इज 0, ऑटोनोमस कंजप्शन इज पॉजिटिव, ऑटोनोमस कंजप्शन इज नेगेटिव, या फिर नन ऑफ दिस। हमसे इसमें ऑटोनोमस कंजप्शन के बारे में पूछा गया, सेविंग के बारे में कुछ नहीं पूछा गया। ऑटोनोमस कंजप्शन 0, कभी कंजप्शन 0 होता नहीं है, ठीक है। ऑटोनोमस कंजप्शन पॉजिटिव, ये हो सकता है आंसर। ऑटोनोमस कंजप्शन इज नेगेटिव, नेगेटिव कंजप्शन नेगेटिव भी नहीं होता है, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, तो ये भी गलत है। नन ऑफ दीज, मतलब इसमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑटोनोमस कंजप्शन इज पॉजिटिव, क्योंकि सेविंग लाइन जब एक्स एक्सिस पे होती है ना, इस पॉइंट पे, तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ कंजप्शन होता है, वो पॉजिटिव ही होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कंजप्शन फंक्शन वुड बी लीनियर इन केस ऑफ MPC इज। मतलब कि MPC के कौन से केस में कंजप्शन फंक्शन लीनियर होगा। लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर ये ऐसे 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 होती ना तो ये होती नॉन लीनियर, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन कब होगी, जब तक MPC कांस्टेंट रहेगा। अगर MPC की वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो कंजप्शन का ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता, तो फिर वो ऐसे ऐसे कुछ भी बन सकता है। MPC जब कांस्टेंट होता है तभी कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, लीनियर होता है, और MPC कांस्टेंट ही रहता है। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस है जिसमें बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर इन अ
टू सेक्टर क्लोज्ड इकॉनमी, टू सेक्टर के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर होता है और फर्म्स होती हैं, दो ही होते हैं। तो ये स्टेटमेंट यही बोल रही है कि जो टू सेक्टर क्लोज्ड इकॉनमी होती है, क्लोज मतलब जिसके अंदर फॉरेन सेक्टर तो है ही नहीं, तो टू सेक्टर के अंदर, और टू सेक्टर मतलब हाउस होल्ड और फर्म्स, तो गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होती है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। अब नेक्स्ट है द रेट एट विच कंजप्शन इंक्रीजेज इज मोर देन, जिस रेट से कंजप्शन इंक्रीज होता है वो ज़्यादा है देन द रेट एट विच इनकम इंक्रीजेज, मतलब कि जिस रेट से इनकम इंक्रीज हो रही है ना, कंजप्शन उससे भी ज़्यादा रेट से इंक्रीज हो रहा है। ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो हमारा कंजप्शन होता है ना वो कम रेट से इंक्रीज होता है एज कम्पेयर टू इनकम। इनकम जिस रेट से इंक्रीज होती है उससे कम रेट से कंजप्शन इंक्रीज होता है, कंजप्शन धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। ठीक है। थर्ड है स्लोप ऑफ कंजप्शन फंक्शन इंडिकेटेड बाय एपीसी। जो कंजप्शन फंक्शन का स्लोप है क्या वो एपीसी बताता है? नहीं, जो कंजप्शन फंक्शन का स्लोप होता है ना वो एमपीसी बताता है। ठीक है, एपीसी कंजप्शन फंक्शन का स्लोप नहीं बताता, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। और स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन आ गया तो उसमें क्या आ जाएगा, एमपीएस। फोर्थ है व्हेन सी इक्वल्स टू वाई, मतलब कंजप्शन इनकम के इक्वल है, देन सेविंग इज इक्वल्स टू जीरो। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, ये हमने उसमें पढ़ा था सेविंग वाले, सेविंग फंक्शन में जब हमने सेविंग का ग्राफ पढ़ा था, जहाँ पे कंजप्शन इज इक्वल्स टू इनकम होता है वहाँ पे सेविंग क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि हमने सारे इनकम तो कंजप्शन में ही खर्च कर दिया है। तो स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। और इस चैप्टर के अगर आपको फुल एक्सप्लेनेशन देखनी है और साथ में नोट्स भी चाहिए तो आप चैनल पे देख सकते हैं, पूरे चैप्टर्स के सारे टॉपिक मैंने करवा रखे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू डिजायर्ड प्रोडक्शन। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? एग्रीगेट सप्लाई किसे कहते हैं? जितना भी फर्म्स जो होती हैं वो प्रोडक्शन करने की प्लान कर रही होती है उसी को एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। वही ये कह रहा है कि एग्रीगेट सप्लाई हमें बताती है कितना डिजायर्ड प्रोडक्शन होने वाला है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहेंगे सारे क्वेश्चंस। कल हम करेंगे इंडियन इकोनॉमी के फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे कि आपको अपडेट मिलती रहे जो भी वीडियोस आएंगे आगे। और अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। थैंक यू।